हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैं 2022 की एक रिपोर्ट रीड कर रहा था जिसे एक फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ने बनाया था। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि दुनिया के बॉटम 50% लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 1.2% वेल्थ है और दुनिया के 85% लोगों के पास सिर्फ 15% वेल्थ है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया के टॉप 15% लोगों के पास पूरी दुनिया की 85% दौलत है। मतलब 15% लोगों के पास दुनिया का 85% पैसा है और 85% मेजोरिटी के पास सिर्फ 15% पैसा है। अब दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है। इस चीज को आज से 100 साल पहले विल्फ्रेडो पेरेटो नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था, जिसे हम आज 80-20 रूल के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि दुनिया में कोई भी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उस टाइम पे इस इंसान ने ये पता लगाया था कि उसकी कंट्री इटली के टॉप 20% अमीर लोगों के पास उनकी कंट्री की 80% वेल्थ थी और बॉटम 80% लोगों के पास उनकी कंट्री की सिर्फ 20% वेल्थ थी। अभी थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो गया है और ये 80-20 के बदले 85-15% हो गया है। तो इसको हम पावर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जहाँ जो इंसान किसी से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करता है तो उसको उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के बदले बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, जितना वो सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की होती है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की होती है बाकी लोगों के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ इज नॉट फेयर और लाइफ के रिवॉर्ड्स भी फेयर नहीं होते। अब दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस चीज को लेके सैड हो जाओ या फिर इस नॉलेज को अपने फायदे के लिए यूज करो। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग ज्यादा रिच होते रहते हैं और बिलियन डॉलर की नेटवर्क तक पहुंच जाते हैं और मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, नो डाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार डिस्कस किया है। लेकिन जिम रॉन ने एक बार कहा था कि अगर आप इस दुनिया में जितना भी पैसा है उसे जमा कर लो और इस दुनिया के सारे लोगों में उसे इक्वली बांट दो, तो भी कुछ सालों में वही रिच लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप जीरो से भी शुरू करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं जिससे लोग अमीर बनते हैं, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करेंगे जिसमें पहले कभी किसी ने इतना गौर नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेल्थ क्रिएशन के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हो सके तो एक नोटबुक और एक पेन ले लो और लिखना शुरू करो, क्योंकि ऐसे लेसन्स इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्लैरिटी के साथ आपको पूरे इंटरनेट पे शायद कोई नहीं सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका में बहुत गरीबी है, वहाँ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिसे आप में से किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ये है कि अफ्रीका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज लोग कितने साल की एज में मर रहे हैं, वो है 64 ईयर्स। वहीं दूसरी तरफ यूएसए की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76 और यूरोप की है 80 साल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और सीईओज है जो यूएसए में 70, 80 और 90 साल की उम्र के बाद भी जिंदा है, फिट है और काम करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वॉरेन बफेट की बात करते, उनको हम जानते, उनकी एज अभी फिलहाल 90 से भी ज्यादा की है और फिर भी वो उसी एनर्जी के साथ काम करते जितना कोई 30 साल का इंसान काम करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और स्मार्ट है और उनके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स है और उसके साथ में उनकी वो ब्रिलियंट रेपुटेशन भी है। तो ये सब चीजें कंपाउंड हो रही है और साथ में वो 130 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेटवर्क पे है और $1 ट्रिलियन कंपनी को मैनेज करते हैं, जिसे वो आने वाले कुछ सालों में और ग्रो कर देंगे। तो इससे होगा ये कि वो अपने इन्वेस्टर्स को और अपनी कंट्री को और ज्यादा अमीर बनाते रहेंगे। तो अफ्रीका में आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना लंबा जी नहीं सकते। वहाँ का पानी पोल्यूटेड होता है, वहाँ बहुत सारी बीमारियां होती है, वहाँ पे हेल्दी खाना इतना अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। फिर ये वॉरेन बफेट जैसे बिजनेसमैन जब 50-60 साल के होते हैं और 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेटवर्क पे पहुंचते, तो वहां से वो 100 बिलियन पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते, क्योंकि जैसा हमें पता है उनके पास नॉलेज है, रेप्यूटेशन है और उस कंट्री में लोग लंबा जी रहे हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री में जैसे अफ्रीका में हम देखें तो वहां कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा नहीं जो अपनी नेटवर्क को 1 बिलियन से 100 बिलियन तक लेके जा सके, क्योंकि वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 की है। तो लोग 60-70 की एज में ऑन एन एवरेज मर रहे हैं। तो वहां पे आपको 100 या 200 ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन चाहिए होंगे जिनकी टोटल नेटवर्थ मिलाकर 100 बिलियन तक होगी। तो जो काम 100 या 130 सक्सेसफुल बिलियनर्स मिलके अपनी कंट्री के लिए करते, वही काम वॉरेन बफेट ने अकेले कर दिया यूएस के लिए। फिर इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके वो बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, जिससे लोग और ज्यादा हेल्दी रहेंगे और लंबा जिएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जॉन डी रॉकफेलर ने 100 साल पहले एक छोटे से मामूली कॉलेज में $80 मिलियन का डोनेशन किया था, जो आज की तारीख के हिसाब से $2.4 बिलियन होता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा मामूली कॉलेज आज की तारीख में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के नाम से फेमस है।
तो अब उसके आसपास की सिटी के लोग और भी अच्छी एजुकेशन लेंगे, फिर वो और बड़े बड़े बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, जिससे वो कंट्री के लोग और ज्यादा रिच होते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, रिच कंट्रीज और ज्यादा रिच होती जा रही है और रिच लोग और भी ज्यादा रिच बनते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये परेटो प्रिंसिपल का रूल और ज्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे हम मिडिल क्लास लोगों को क्या सीखने मिल रहा है। तो वो ये है कि जिस मिडिल क्लास फैमिली में मान लो एक इंसान कमाने वाला है, जो है उस घर का डैडी, और वो भी अपनी 45 या 50 की एज में बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से काम नहीं कर पाते, तो उस फैमिली का जो बेटा होगा उस पे एक अलग ही लेवल का प्रेशर आएगा कि उसे कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। और अगर वो पास नहीं होगा तो शायद वो अगले साल कॉलेज की फीस भी अफोर्ड ना कर पाए और अच्छी एजुकेशन भी ना ले पाए। वहीं दूसरी तरफ एक रिच बिजनेसमैन का सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि उसके बेटे का बेटा भी बिंदास अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर पाएगा, वो भी अच्छे कॉलेज से, और फिर वो अपने करियर में काफी आराम से सेटल हो पाएगा, क्योंकि वो रिच बिजनेसमैन शायद 70 या 80 की एज में भी फिट है, हेल्दी है और अपना बिजनेस कर रहा है और उसे ग्रो कर रहा है। तो विरासत में उस मिडिल क्लास बच्चे को अपने पापा की कोई वेल्थ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पापा के पास कोई वेल्थ है ही नहीं। तो एक तरफ उस मिडिल क्लास बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन तो मिली नहीं, लेकिन उसको अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है। लेकिन दूसरी तरफ वो रिच बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन भी मिल रही है, प्लस उसको अपने माँ बाप से काफी सारी वेल्थ भी मिलेगी। तो ये ऑब्वियसली बहुत अनफेयर लगता है, लेकिन यही नेचर का रूल है। तो इसीलिए पहला रूल हमारे लिए ये है कि जितनी लॉन्ग और सक्सेसफुल लाइफ आप जियोगे तो उतना ज्यादा आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए बेनिफिट करोगे। तो इसीलिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन का नया कोर्स अनाउंस करने जा रहा हूँ, जिसमें ये सारी टॉपिक्स होगी, जो एक अल्टीमेट वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स होगा, जिसमें मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके कुछ लेसन्स यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में शेयर करूँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो को एक हफ्ते में 10,000 लाइक्स आते तो डील पक्की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलॉन मस्क की, जो फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नंबर 1 रैंक पे है। इनकी वेल्थ है 215 बिलियन US $। अब हम ये समझते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है। तो इलॉन मस्क की सैलरी है $1 पर ईयर, मतलब पूरे साल में काम करने के लिए वो सिर्फ $1 लेते। तो ये सुन के आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि वो इतनी कम सैलरी में काम क्यों करते और फिर वो अपने डेली एक्सपेंस को मैनेज कैसे करते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आपकी सैलरी यानी इनकम $1 की होती है तो आप इनकम टैक्स कितना पे करोगे। ऑब्वियसली इसका आंसर है 0। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी उन्होंने 2018 में $1 भी टैक्स में पे नहीं किया, और उनको अपनी कंपनी से काम करने के लिए सैलरी नहीं बल्कि स्टॉक्स मिलते हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस होती है कि वो अपने शेयर्स को कुछ सालों बाद बेच पाएंगे, जैसे 4-5 साल बाद, वो भी तब जब वो डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। मतलब वो ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए अपनी कंपनी के। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि वो अपने डेली एक्सपेंस के लिए पैसा लाते कहाँ से। तो इसका आंसर ये है कि वो काफी सारे बैंक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा रिच है। वो बहुत सारे बैंक्स को डायरेक्टली खरीद भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लेते हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी उनको लोन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर हम मिडिल क्लास लोग लोन तो तभी लेते हैं जब हमें पैसों की जरूरत होती है, जब हमारे पास कोई एसेट्स या वेल्थ नहीं होती है। तो अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो वो अपने स्टॉक्स के बदले लोन लेते हैं, मतलब अपने स्टॉक्स को वो बैंक में गिरवी रख के उसके बदले पैसे लेते हैं, जिसे वो अपने पर्सनल खर्चों के लिए यूज करते हैं। अब वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे उनको एक भी स्टॉक सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी पूरी की पूरी वेल्थ मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक्स नहीं सेल करने पे उनका टैक्स तो बच रहा है, साथ ही साथ उनकी कंपनी में ओनरशिप भी मेंटेन्ड है। अगर वो अपने स्टॉक्स सेल करेंगे तो उनको 40 या 50% तक का टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन लोन उनको 4-5% या उससे भी कम परसेंट के इंटरेस्ट पे मिल जाता है, और उनकी कंपनी 15-20% या उससे भी अच्छे रेट से ग्रो हो रही है। तो टेक्निकली उनका कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। तो एक तरफ उनको हर साल न्यू शेयर्स मिलते रहते हैं कंपनी में काम करने के लिए, जिससे उनकी वेल्थ ऐसी बढ़ रही है। फिर दूसरी तरफ उनकी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता रहता है क्योंकि वो कंपनी ग्रो हो रही है, और फिर उनको उस पर कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी कोई इनकम ही नहीं है। तो ये है इलॉन मस्क का मास्टर प्लान, जो ज्यादातर अमीर लोग फॉलो करते हैं। जिससे आपको एक फीलिंग आ गई होगी कि किस तरह रिच लोग अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि रिच लोग पूरी तरह अपनी वेल्थ को ग्रो करने में फोकस करते हैं, ना कि इनकम को, क्योंकि वेल्थ खुद आपके लिए इनकम जनरेट करके दे सकती है, जो कि एक पैसिव इनकम होगी, जो फ्यूचर में ग्रो होकर आपकी एक्टिव इनकम सैलरी से 10, 20 या 100 गुना या उससे भी ज्यादा ग्रो हो सकती है। और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जब अपनी इनकम ग्रो करते हैं तो उनकी थोड़ी सी इनकम ग्रो होने के बाद वो पहली फुर्सत में अपने खर्चे भी बढ़ा देते और फिर वो ज्यादा टैक्स भी पे करते, जिससे अल्टीमेटली उनके पास बहुत ही कम सेविंग्स बचती है जिसको वो अपनी वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करते।
तो पूरी लाइफ काम करने के बाद जब वो रिटायर होते तो उनके पास कोई वेल्थ या सेविंग्स बचती नहीं है और वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जिस तरह हर बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, तो इनकम स्टेटमेंट हमें ये दिखाता है कि उस साल यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने कितना पैसा कमाया, और बैलेंस शीट हमें ये दिखाता है कि अभी तक, मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक कंपनी ने कितने एसेट्स और लायबिलिटी जमा किए, यानी कितना पैसा और कितनी प्रॉपर्टीज जमा की है। तो इसी तरह हमारी पर्सनल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी होता है। और रिच लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करते, मतलब ज्यादा एसेट्स और वेल्थ बिल्ड करने में, और मिडिल क्लास लोग सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में फोकस करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को बैलेंस शीट के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं होती है। इसका रीजन होता है कि हमें कोई प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन देता नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग के वीडियोस लाता रहूंगा। और इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे रूल की, जो है इन्फ्लेशन टैक्स। इसे मैं इन्फ्लेशन टैक्स क्यों कह रहा हूँ, आइए इसे समझते हैं। मान लो एक लेडी है जिसके पास 10 लाख रुपीज सेविंग्स में है और उसे अपने बैंक से 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो उससे बहुत खुश है। एक साल बाद उसे 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये अमाउंट देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी कंट्री में महंगाई 6% के रेट से बढ़ रही है, तो उसका एक्चुअली में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, क्योंकि उसका वो पूरा 60,000 का प्रॉफिट यानी 100% प्रॉफिट इन्फ्लेशन टैक्स में एडजस्ट हो गया है। जो भी चीज वो एक साल पहले 10 लाख रुपए से बाय कर पाती थी, आज उसको वही चीज बाय करने के लिए 10,60,000 रुपीज पे करना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 6% का प्रॉफिट किसके हाथ में गया? क्योंकि जब गवर्नमेंट नए नोट्स प्रिंट करती है जिससे महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट करके उसे खर्चा कर देती है। तो उसका फायदा रिच बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को होता है, क्योंकि वो आसानी से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कस्टमर को ज्यादा प्राइस दे के बाय करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जहाँ पैसा गरीब लोगों के हाथ से अमीर लोगों के हाथ में जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादातर कैश होल्ड करते या ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहाँ उनको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन रिच लोग ज्यादातर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते, जो यूजुअली 14-15% के रेट से ग्रो होता है, तो उसमें 7% इन्फ्लेशन का होता है और 7% उनके एक्चुअल बिजनेस का ग्रोथ होता है। और क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि रिच लोगों की सारी वेल्थ इन्वेस्टेड होती है, तो रिच लोगों को इन्फ्लेशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मेजोरिटी लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप 10-20% का टैक्स बचाने के लिए ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 7-8% का रिटर्न मिलता है और आपको ये लग रहा है कि वो बहुत ही सेफ रिटर्न है और बहुत ही सिक्योर रिटर्न है, तो अल्टीमेटली आप 100% का इन्फ्लेशन टैक्स दे रहे हो रिच लोगों को। अब दोस्तों आते हैं हम फोर्थ रूल पे। तो उसके लिए आप किसी भी रिच इंसान से पूछो या उसके बारे में पढ़ो कि वो अमीर कैसे बने। कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ लोग कहेंगे उन्होंने कोई स्टार्टअप शुरू किया, कुछ लोग कहेंगे उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था, या कुछ कहेंगे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। फिर आप ये पता लगाओ कि उनको वो वेल्थ क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, तो आपको इसका आंसर मिलेगा बहुत ज्यादा, 10 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोगों से जब आप पूछोगे कि वो इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि उनको सब कुछ अभी चाहिए। तो इसके 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि मेजॉरिटी लोग सैलरी टू सैलरी जी रहे हैं, मतलब मंथ एंड होने से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती है, तो उनके पास दुनिया की चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए वो उसका फायदा उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमेशा अपना नेक्स्ट बिल कैसे भरे उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर दूसरा रीजन ये है कि लोगों का माइंडसेट ही सही नहीं है। इमेजिन करो कोई मिडिल क्लास इंसान है जो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है किसी स्टार्टअप में। उसने मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको उससे भी अच्छा सीईओ बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसको उसमें सैलरी 1 रुपीज पर ईयर की मिल रही है और उसके बदले उसको कंपनी के 5% शेयर्स मिलेंगे। लेकिन वो उस शेयर्स को 5 साल बाद ही सेल कर पाएगा, और वो भी तब जब उस शेयर का प्राइस डबल हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताओ कितने लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? सच बात यह है कि मेजॉरिटी लोगों को ये ऑफर अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको सैलरी स्टॉक्स के फॉर्म में दी जाती है, कैश के फॉर्म में नहीं। तो लोग ये कहेंगे कि इसमें सैलरी कहाँ है? तो ये सैलरी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। नसीम तालिब ने अपनी बुक में लिखा था कि दुनिया की 3 सबसे ज्यादा लत लगने वाली चीज है ड्रग्स, कार्ब्स और मंथली सैलरी। ड्रग्स और कार्ब्स का मुझे पता नहीं, लेकिन मंथली सैलरी की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप किसी जॉब में रहते हो तो उसको चेंज करने में और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको उतना ज्यादा सोचना पड़ेगा। फिर लास्ट रीजन है कंपाउंडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते तो है कि उनको कंपाउंडिंग समझ आता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो मान लो एक इंसान है जिसे हम सनी कहते हैं, वो कंपाउंडिंग को इतना समझता नहीं है, तो वो अपने पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां उसको 7% का रिटर्न मिलता है। और दूसरा इंसान रॉकी,
वो अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां उसको 7% का डबल 14% का रिटर्न मिलता है और दोनों 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबको यही लगेगा कि जितना रिटर्न सनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा तो रॉकी को उसका डबल मिलना चाहिए, क्योंकि रॉकी का रेट ऑफ रिटर्न सनी के मुकाबले डबल है, 7 के बदले 14। लेकिन अगर आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में देखो तो 30 साल में 1 लाख रुपया 7% के रेट से 7.61 लाख का होता है, लेकिन दूसरी तरफ 14% के रेट से 1 लाख रुपया 50 लाख का हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ डबल नहीं है, 6 गुना है। और अगर हम इसमें 10 साल और बढ़ा दे तो 7% के रेट से 1 लाख रुपया 15 लाख का होता है और 14% के रेट से 1 लाख रुपया 1.88 करोड़ में ग्रो होता है। तो अब डिफरेंस 6 के बदले 12 गुना का हो गया है। तो वक्त के साथ साथ ये डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। तो जहां पूरा मिडिल क्लास टैक्स बचाने के चक्कर में या सेफ्टी के चक्कर में ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां उनको 7-8% का रिटर्न मिलता है, वहीं दूसरी तरफ रिच लोग कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस में या स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, जहां से वो टाइम के साथ और ज्यादा रिच बनते रहते हैं। और ये बात मेजॉरिटी लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं फाइनली सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पूरी दुनिया के लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप कहेगा कि रिच लोगों को ज्यादा टैक्स भरना चाहिए, वो बहुत ग्रीडी या सेल्फिश होते हैं, वो इतनी महंगी कार में घूमते हैं या इतने महंगे प्लेन में ट्रैवल करते हैं, इससे अच्छा वो हजारों लोगों को खाना खिला सकते हैं या गरीब लोगों को कपड़े दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप ये कहेगा कि वो रिच लोगों ने बहुत मेहनत की है, अपनी यंग एज में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और बहुत सारे रिस्क लेते रहते हैं, तो इसीलिए वो अपनी लग्जरियस लाइफ को डिजर्व करते हैं। अब इन दोनों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने नेक्स्ट बिल के बारे में ही सोच रहे हैं और उनकी पूरी लाइफ वैसे ही माइंडसेट से गुजरी है, तो वो अपनी आंखें खोल के असलियत को देख नहीं पाएंगे। तो या तो आप नेचर को या लाइफ को ब्लेम करके एक विक्टिम बन के रह जाओ, या फिर आप इस गेम को समझ के इसके एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि हर गेम की तरह शुरू में आपको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसे सीखने लगोगे तो आपको मजा भी आएगा और आप इसके एक्सपर्ट भी बन जाओगे। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे मनी और माइंडसेट के वैल्यूएबल वीडियोस में लाता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसकी कुछ बातें आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी एक्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके। क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर्स आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग और पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे, जबकि एक्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है वो आप खुद ही देख लो। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना है तो उसके लिए मैंने एक कोर्स ऑलरेडी बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।